दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास को आगे बढ़ाते हुए यूरोपियों के आगमन की एक सीरीज को ख़त्म किया और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो बंगाल, मद्रास और ये बॉम्बे, इन तीनों जगहों पे, तीनों प्रेसिडेंसी में जो हालात रहे अंग्रेज़ों के द्वारा, वह कैसे धीरे धीरे अंग्रेजी कंट्रोल में आता है, अंग्रेजी नियंत्रण में आता है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बंगाल आता है। आइए आज हम लोग बंगाल से देखते हैं कि बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा था उस दौर में, जिस समय यूरोप से लगातार फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच संघर्ष और झड़प की स्थिति आई, जिसके दौरान हमने कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध को देखा था। आइए आज बंगाल को समझते हैं। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे कि एक इंडिया का ऐसा ड्रॉ करेंगे मैप, स्केल की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि इंडिया का मैप लेंगे। जैसे हमने ये लिया है, इंडिया के मैप पे सबसे पहले उन महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशंस को आप डिनोट कर लेंगे। जैसे कि देखिए ये जो एरिया है, ये देखिए ये गंगा रिवर ऊपर से आ रही है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ऐसे करके ये बांग्लादेश में एंट्री करती है। देख रहे हैं ना, पद्मा जहाँ पे बोलते हैं इसको। और इधर से ये मैं शॉर्ट में लिया हूँ, ये ब्रह्मपुत्रा जाती है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग, दबंग ऐसे करते हुए आएगी, लोहित सब जो इसकी सहायक नदियाँ, असम के पूरे मैदान से होते हुए ये बांग्लादेश की धरती है, यहाँ पे एंट्री करता है, जहाँ स्टार्टिंग में से जमुना भी कहा जाता है। खैर ये ज्योग्राफी में हम लोग डिटेल्स में पढ़े भी हैं, आगे पढ़ेंगे। इन दोनों नदियों का जो संगम क्षेत्र है ये वही बंगाल है। और उस समय चूंकि ये बॉर्डर था नहीं, ये बॉर्डर बहुत बाद में बना है। हम इसकी कहानी में पढ़ेंगे कि जिस कंडीशन में अभी आप देख रहे हैं वैसा था नहीं, ये पूरा रीजन बंगाल कहलाता था। और बंगाल सबसे बड़ा प्रांत देखा जाता था, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया आता था, काफ़ी फर्टाइल लैंड, और एक ही प्रॉब्लम थी, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था, लेकिन वाणिज्य व्यापार का यह एक हब था, सेंटर था प्राचीन काल से ही। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना नदी के इस क्षेत्र में, इस ग्रेट प्लेन जोन में देखिए एक ढाका हो गया जो वर्तमान बांग्लादेश की कैपिटल है। ये मुर्शिदाबाद देख रहे हैं हुगली नदी के तट पर, बंगाल में ही है। पूर्णिया बिहार में, और ये पटना देख रहे हैं, पटना बिहार की कैपिटल है। इधर उड़ीसा का क्षेत्र है। और ये पूरा रीजन कैसे बंगाल प्रांत में उड़ीसा, बिहार और बंगाल ये सब एक साथ मिलकर के इतना बड़ा एरिया बना, इन सबको आज बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले एक मैप ड्रॉ कर लेंगे। साउथ में चलेंगे तो इधर मराठों का जो क्षेत्र था, पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया, कर्नाटक के क्षेत्र तक ये फैले हुए थे। दक्षिण में मद्रास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट में लॉर्ड क्लाइव अपने नियंत्रण इधर के वाणिज्य व्यापार को कोरमंडल तक पे किया हुआ है। ये सीन बन रहा है यहाँ पे। अब मामला उठता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो नाटकीय ढंग से क्रमवार तरीके से क्या क्या कंडीशन बनती है बंगाल में और भारत की अन्य जगहों पर। तो सबसे पहले हम अगर डेट वाइज चलें तो आप सबसे पहले देखिए 1707 डेट ध्यान रखिएगा। 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी औरंगजेब की। अब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या रही, आप भली भांति समझ रहे हैं कि उसके बाद कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं हुआ जो सेंट्रलाइज कंडीशन में पूरे भारत को केंद्रीकृत स्थिति में ला करके बांध करके रख सके। होता क्या है, 1707 में, जिस समय याद होगा, फारूक सियार ने क्या किया था, औरंगजेब के बाद गद्दी संभालने के बाद फारूक सियार से एक बहुत बड़ी गलती कहा जाए, जो उसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों में अंग्रेजों को क्या कर दिया था, टैक्स फ्री करके व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। और याद ही है कि साउथ से सिक्का चलाने की स्थिति बनी तो अपना कॉइन भी चलाने लगे थे। इस कंडीशन में उसका व्यापार जो है सो बहुत बड़े लेवल पर अंग्रेजों का पूरे बंगाल रीजन में फैलने लगा। दक्षिण के कोरोमंडल तट पे वो अपना कब्जा किए हुए हैं ही।
इसी का एक सूबेदार कहो या जो भी कहे, उस दौर में कहा जाता है कि मुर्शीद कुली खां, है ना, मुर्शीद कुली खां उस दौरान बंगाल प्रांत को देख रहा था जब यहाँ पे, तो मुर्शीद कुली खां कहा जाता है। 1717 में ही इस एरिया में मुर्शीद कुली खां अपना गद्दी संभाल रहे एक दीवान के रूप में, पहले सूबेदार होता है। तो मुर्शीद कुली खां क्या करता है कि इस एरिया को संभालने के दौरान कहा जाता है कि फर्रुखसियार और मुगल साम्राज्य की ढीली रवैया और कहा जाए कमजोर नीति कहीं ना कहीं बंगाल में इसकी स्थिति मजबूत कर रहा होता है। लेकिन स्थिति क्या होती है कि 1727 में, हाँ 1727 में, अब उधर क्या होता है कि 1717 में जब फर्रुखसियार, मैंने यहाँ पे दोनों साथ ही लिख दिया, यहाँ 17 है, 1727 में होता क्या है कि मुर्शीद कुली खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती। बस आपको बहुत ज्यादा लंबे भाषण में नहीं ले जाऊंगा, आप डेट बाय डेट कुछ शासकों को जान लीजिए, बहुत लोग हैं इसमें और उतने पचरे में आपको नहीं पढ़ना है। सच्चाई ये है कि आपसे जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं वहीं तक आप रहें तो एग्जाम पे फोकस रहेंगे। मुर्शीद कुली खां की आप समझिए कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुर्शीद कुली खां जब मरेंगे तो उसका बेटा कौन हो जाएगा, एक है 1727 से लेकर के 1739 तक, 1739 तक, कुछ बच्चे परेशान होंगे, सुजाउद्दीन करके, सुजाउद्दीन जो है सो वो बंगाल का गद्दी संभालता है और उस दौरान में कुछ एक्टिविटीज होती है, बहुत ज्यादा अंग्रेजों को नहीं छेड़ता है ये भी, और धीरे धीरे होता क्या है कि इस क्षेत्र को विस्तारित किया। 1719 में देख रहे हैं, 1719 में यही सुजाउद्दीन, जब 1727 में मुर्शीद कुली खां, इनका टाइमिंग क्या है 1717 से लेकर के 1727 तक है, 1727 तक मुर्शीद कुली खां थे। तो मुर्शीद कुली खां जब मेन गद्दी संभाल रहा था यहाँ पर, उस समय सुजाउद्दीन को क्या किया था, उड़ीसा का उप गवर्नर बना के कि तुम वो रीजन तब तक देखो। जब इसकी मृत्यु होती है तो सुजाउद्दीन क्या करता है, ये मेन गद्दी संभालता है, कब 1727 में, और 1727 में ये गद्दी संभालता है। उससे पहले मुर्शीद कुली खां ने क्या किया था, उड़ीसा को भी बंगाल में जोड़ लिया था और इसका नियंत्रण भी रखे हुए था, बस इसको एक गवर्नर के रूप में वहां भी रख दिया था कि तुम वहां पे संभालो लोकल सत्ता को। अब कहा जाता है कि जब 19 में उड़ीसा बंगाल में जुड़ा हुआ है, जब ये गद्दी पे बैठता है सुजाउद्दीन, तो 1733 में देखिए बिहार को भी इधर से इसमें जोड़ दिया जाता है। अब बिहार को जोड़ने में सुजाउद्दीन की भूमिका रही, तो क्षेत्र क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल ही रहा है। लेकिन जब 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है तब स्थिति खराब होती है, क्योंकि सुजाउद्दीन का बेटा, इसका पुत्र होता है सरफराज, हाँ वही सरफराज जो पीके में आप लोगों ने देखा था, है ना। 1739 से लेकर के 1739 से लेकर के मात्र 40 तक सरफराज गद्दी पर बैठता। क्यों ऐसा होता है, सरफराज थोड़ा सा खुश मिजाज था, दूसरे माइंड सेटअप में ये जीवन जी रहा था, राजकाज संभालना इसके बस में नहीं था। उस दौरान क्या हुआ कि बिहार में बैठा हुआ अलीवर्दी खां यह देख रहा था कि बंगाल में क्या एक्टिविटी चल रही है। उस स्थिति में अलीवर्दी खां ने सरफराज पे हमला किया और सरफराज को वो क्या करता है, उसकी हत्या कर देता है। अब जब इसकी हत्या हो जाती है तो हत्या तो गलत तरीके से उसने किया था, हत्या करके क्या किया, बंगाल की गद्दी पे कौन आ गया, बंगाल की गद्दी पे आ गया अलीवर्दी खां, जो बिहार का सूबेदार हुआ करता था। अब ये गद्दी पर तो आ गया, लेकिन गद्दी पे ये लीगल तरीके से नहीं आया, किसी की हत्या करके उसको गलत तरीके से साजिश में ला करके मार कर गद्दी पर बैठने में इधर इधर मुगल साम्राज्य में जो शासक है उस पर भी तो असर पड़ेगा। इसने क्या किया
कूटनीति के मामले में ये बहुत आगे था, और बिहार में बैठा हुआ है तो स्वाभाविक है, कोई टेंशन है नहीं, चाणक्य के टाइम से ही चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को परेशानी होगी नहीं। वर्तमान राजनीति का भी देखेंगे तो कूटनीतिज्ञ पहलू जो है वो सबसे खतरनाक बिहार में देखने को मिलता है, कोई किसी के टीके में टीके बांध सकता है। तो अब देखिए, अन्यथा नहीं लीजिएगा, अलीवर्दी खां क्या किया कि इसको मारा, और क्या किया, कुछ घूस के रूप में, घूस पता ही कितना बेहतरीन मसला है अपने यहाँ, तो घूस के रूप में कहा जाता है, या मुंह बंद करने के लिए या मुगल दरबार को खुश रखने के लिए क्या करता है, 2 करोड़ का नजराना इसको भेज देता है, कहाँ, मुगल साम्राज्य के पास। और वहाँ पे पता ही है, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला वहाँ खुश हो जाता है, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे ही देते रहो, इसको लीगल वैलिडिटी दे देते हैं, यानी कि कानूनी तौर पे कहा जाता है कि इसको अधिकार वहाँ पर राजा बनने का मिल जाता है। अब बंगाल का शासक कौन बन गया, अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां एक टाइम पीरियड, लंबे टाइम पीरियड कहा जाए में रहा भी, और कूटनीतिज्ञ तो था ही, शासन सत्ता संचालन का बहुत ज्यादा इसको अनुभव था। तो अलीवर्दी खां क्या किया, अब गद्दी पे बैठता है। 1740 में यह व्यक्ति गद्दी संभालता है, और गद्दी संभालने के बाद अब ये क्या क्या काम करेगा। सबसे पहले काम क्या किया कि मुगल साम्राज्य की स्थिति देखा कि वहाँ के शासकों में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले उसको कट करने की कोशिश की कि अगर उसको नहीं भी दिया जाए नजराना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नजराना बंद करो पहले। तो उसने नजराना देना बंद किया, यानी वही घूस जो जाता था 2 करोड़ का बंद कर दिया। और उसके बाद देखा कि इधर ब्रिटानी यानी कि अंग्रेज लगातार अपना व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है, और खास साथ साथ क्या कर रहा है, कुछ न कुछ सैन्य, कुछ न कुछ राजनीतिक पहलुओं में भी हस्तक्षेप कर रहा है। वैसी स्थिति में इसने अंग्रेज को छेड़े बगैर कैसे उसको नियंत्रण में रखा जाए या अपने राज्य को, साम्राज्य को सुरक्षित रखा जाए, तो अलीवर्दी खान ने क्या किया कि अपनी 3 लड़कियां थी, इसकी तीनों की शादी अलग अलग जगह कर दी। ये पूर्णिया बनाया हूं, देख ही रहे, महिला आंचल, पटना, मगध पाटलिपुत्रा का क्षेत्र, गुड़ राजनीतिक का अड्डा, और एक था ढाका। तीनों जगहों पे तीनों की शादी कर दी। इधर का एरिया ये सुरक्षित रख लेगा, इधर का ये, इधर का ये। खुद मुर्शिदाबाद और कोलकाता में नियंत्रण करके रखा ही था, उड़ीसा तक का टेंशन नहीं था इसको। अब उसी तीनों के अधीन अंग्रेज अपना पैर फैलाएंगे। लेकिन होता क्या है कि अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खी की तरह है, ये अपना छाता यहाँ लगाए हुए है, और मधुमक्खी के छत्ते को पता ही है, अगर उसको मधुमक्खी के छत्ते में जब तक वो बगैर छेड़े हुए हैं तब थोड़ा आप मधु का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, यानी टैक्स वगैरह देगा भी। छेड़ेंगे तो ये काटने की कोशिश करेंगे, और बहुत तेजी से ये बेतरतीब ढंग से बिना किसी रूल रेगुलेशन के लड़ते हैं, और धोखेदारी में अंग्रेजों की कोई कमी नहीं थी। आइए, तो अलीवर्दी खां 1740 से लेकर के 1756 तक, यह व्यक्ति 1756 तक काफी हद तक बंगाल को नियंत्रण में रखता है, और अंग्रेजी सत्ता को भी बहुत ज्यादा फलने फूलने नहीं देता है, अपने कंट्रोल में ये रखता है। उधर मुगल दरबार से बहुत ज्यादा फरमान, बहुत ज्यादा इसको डर खत्म ही हो गया था। लेकिन जब 1756 में क्या होता, मरना तो सबको है, इसकी मृत्यु हो जाती। जब अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है, अब क्या होगा,